नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए, इस वीडियो का टाइटल है मोदी आ गया, मोदी छा गया, अब की बार बस मोदी सरकार, इंडियन मुस्लिम्स ओएंट पीएम मोदी। और ये वीडियो बनाया है सनामजद जी ने। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को सुनते और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनामजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत में इलेक्शन का समा है। नरेंद्र मोदी साहब ने 3 स्टेट्स में फतह हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के इन 2 टर्न्योर्स में भारत में जितनी डेवलपमेंट हुई है, पूरी दुनिया ने इसे देखा है। नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टर्न्योर आ जाता है तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, भारत में डेवलपमेंट किस लेवल की होगी, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका नाम? अशफाक साहब, आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्न्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टर्न्योर खत्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टर्न्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं मैंने कहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने वीडियोस के बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आपकी उंगलियां उठती हैं। या अगर आपने फर्ज किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस इमरान खान के लास्ट में हुआ था, तो 4 दफा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकायदा है ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताए ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज का कामों से कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास? वहां तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का बड़ा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टर्न्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगला टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, एक तरफ हमारी इंडिया बैठा हुआ है जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ जमाने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखिए, हमारा तो, मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज के फूल जो है ना, कागज के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के
जो मेरा ख्याल है कि मैं दो दफे बच्चों को बताऊं बनाना शुरू कर दे। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियां, हर चीज हम इम्पोर्ट, हमारे पास डॉलर खत्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नजर आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको सॉरी इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमान तो हमारा क्या काम है? वो उनके, देखिए उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के, हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस, भाई वो अपनी रियासत। दोस्तों देखो, इंसान ने अभी जो बात बोला ना, बिल्कुल सही बात बोला कि इंडिया में जो मुसलमान है उन सब के लिए तुम लोगों का इतना दर्द क्यों है? इंडिया में जो मुसलमान है उन लोगों ने कभी भी क्या तुम लोगों को बोला कि हमारे बारे में सोचो, या फिर हम परेशान हैं, ठीक है पाकिस्तानियों आओ हमें बचाओ? कभी भी क्या बोला? जो तुम लोग मतलब हर बार कहते हो कि हम लोग इंडियन मुसलमान के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, पहले तो तुम लोग यार अपने मुल्क के साथ खड़ा होना सीख लो, उसके बाद तुम लोग कहना कि हम इंडियन मुसलमान के साथ खड़े हुए हैं, हम लोग फिलिस्तीनी मुसलमान के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि तुम लोग यार 76 साल से अपने जो मुल्क है पाकिस्तान, जिसको तुम लोग इस्लाम के लिए बनाए थे, ठीक है, उसके साथ तुम लोग अभी तक खड़े नहीं हुए, इसीलिए पाकिस्तान का हालत आज ऐसी है, ठीक है? यार तुम लोग जो तुम्हारे मुल्क में जो मुसलमान है, ठीक है, उन लोगों के साथ खड़ा होना सीख लो पहले, ठीक है? उसके बाद कहना कि हम इसके साथ खड़े रहेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? अपने कौम और मुल्क के साथ वफादार हैं। वफादार हैं, आप देख लें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बड़े अपना ये बना, जितने भी आपकी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है उसके ना सब में मुसलमानों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और वो नरेंद्र मोदी को पता है। वो क्यों करे भाई, वो इंडियन है। सर अभी क्रिकेट टीम देख ले, वर्ल्ड कप चल रहा था, हमारे शामी और सिराज कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि शामी हम देखिए, हमें क्या बताया गया? हमें ये बताया गया कि राज से बहुत अच्छा बॉलर है। हमें ये बता के चले वसीम अकरम को लेजेंड है, मानते, मैं खुद मानता हूँ, दुनिया मानती, इंडिया में उसके बड़े फैन हो गए, लेकिन अब शामी है, निकाले ना को मुंह से तारीफ, कैसी बॉलिंग उसने की, मैं हैरान हो गया हूँ। हो सकता है वसीम अकरम ने कोई 2-3 टिप्स उसको बताई हो, वकार यूनुस से बताई हो, सीखा भी हो, लेकिन उसने बिल्कुल पूरा किया, अपना हक उसने अदा किया। सर आपको पता है मोहम्मद शामी की इस कारकर्दगी को देखने के बाद इंडिया में मोहम्मद शामी के नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाना चाहिए। और उसने जो मतलब मैच जिस तरह भी किए, मैं कहता हूँ मुझे अखीर कर दिया। आप देखें अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उन सब का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है ट्रेड के लिहाज से, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं। बात वही है ना, देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे, दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हमारे यहाँ कोई सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? कोई नहीं, ऐसे काम, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है? एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चली गई, ठीक है? अच्छा, हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते, कुछ करते, हमने हर चीज में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितना, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, PIA जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वजीर आज़म जाके कहते हैं, अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो,
तो वो तो सड़कों पे डालेंगे, हमारे वाले तो बात ही नहीं, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का वाली वारस कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि अगला टर्न और भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको, आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते नहीं, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। सर आपका नाम? जिशान। जिशान, क्या करते हैं आप? मैं टाउन प्लानर हूँ। जबरदस्त। अच्छा जिशान, इस वक्त इंडिया में आपको पता होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो वो 3 स्टेट्स जो हैं वहां से जीत चुके हैं और कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उनका होगा। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के 2 टर्न्योर गुजर चुके हैं और इन 2 टर्न्योरों में जितनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, जितनी तरक्की इंडिया में हुई है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। अगर उसके बरक्स अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए मिस, ऐसा है कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनके पास डिफरेंट जो है अपना अपना जो है एरिया है, रीजन है, उनकी अपनी वीकनेस है और अपनी स्किल्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की अगर पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे ओबियसली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंटरफेयर करती हैं हमारी पॉलिटिक्स में। समहाउ जो है हमारे पॉलिटिशियन और यहाँ पे पोलराइज सिस्टम है कि अगर आप जो है इकोनॉमी को तो लेके चलें तो डिफरेंट इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनकी इंटरफेरेंस रहती है और एट द एंड ना आप वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर आप नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक डर्टी पॉलिटिक्स है। ठीक है, उन्होंने जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो पाकिस्तान के ऊपर वो जो है ना 2-4 अटैक्स करवा के या 2-4 थ्रेट्स करके अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीत जाते हैं। सर अभी तक तो ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ और वो 3 स्टेट में जीत भी चुके हैं। आपको याद होगा कि एक मरतबा उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से जब वो कहा गया था कि दरख्तों पे उन्होंने जो है ना बम गिराए थे, तो वो भी तो नरेंद्र मोदी ने किया था जब सेकंड टाइम उन लोगों ने अपना वोट बैंक इकट्ठा करना था। तो ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगी तो मैं नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा लीडर नहीं समझता। ठीक है, और पाकिस्तान की जो कंडीशन है आस्ता आस्ता जो है ओबियसली बेटर हो रही है और इंशाल्लाह जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। चले तो अच्छा, और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि 76 साल हो गए, ठीक है, और 76 साल का मतलब कोई छोटी मोटी वक्त नहीं है। लेकिन यार अभी तक तुम लोग तरक्की नहीं कर पाए। तुम लोग जिस मुल्क को इस्लाम के लिए लिए थे, ठीक है, उस मुल्क को तुम लोग 76 साल से, ठीक है, डेवलप नहीं कर पाए। उसमें अभी तक तुम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। और तुम लोग हर बात पे कहते हो कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अगर अल्लाह को ही सब कुछ करना है तो फिर तुम लोग यार जो तुम्हारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर चुनते हो, क्यों चुनते हो? उधर अल्लाह को ही बिठा दो। अगर अल्लाह को ही सब कुछ करना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर अल्लाह को बना दो, प्रेसिडेंट भी अल्लाह को बना दो, ठीक है, और तुम लोग घास छेड़ो। क्योंकि 76 साल से यही तो कर रहे हो, इसीलिए पाकिस्तान का हालत आज ऐसी है कि तुम लोगों को हर मतलब मुल्क के सामने जाके कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। कुछ महीने पहले तुम लोग IMF से भीख मांगे थे, ठीक है, और अभी तुम लोग मतलब दूसरे भीख की तैयारी कर रहे हो। वो पैसा अभी तक आया नहीं, लेकिन दूसरे भीख की तैयारी कर रहे हो। तो फिर सोचो कि तुम लोग की हालत कैसी है, ठीक है। और ये भी सोचना कि अल्लाह तुम लोग की बात 76 साल से क्यों नहीं सुन रहा। क्योंकि यार तुम लोग तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब इस्लामिक मुल्क नहीं हो, और भी इस्लामिक मुल्क है, ठीक है। जैसे तुम लोग देख लो कि सऊदी अरब को देख लो, UAE को देख लो, ठीक है, जिधर लोग ऊँटों के ऊपर चला करते थे, ठीक है, उस मुल्क के आज हालात देख लो। उन लोगों ने अपने हाथों से अपने मुल्क को डेवलप किया है, ठीक है, कोई अल्लाह आके नहीं कर दिया। लेकिन तुम लोगों को तो लगता है कि मतलब कोई अल्लाह आ जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब कोई मतलब फरिश्ता आ जाएगा, ठीक है, वो फरिश्ता आके तुम लोगों को मुल्क पाकिस्तान को उसको मतलब दुनिया की नंबर 1 GDP बना देगा, ठीक है, पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसको खत्म कर देगा। तुम लोग की तो माइंडसेट ऐसी है और तुम लोग तरक्की करना चाहते हो। कभी सोचना, ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ शायद तुम लोग को कर भी लग जाए, लेकिन यही बात सच है। तुम लोग कभी सोचना, ठीक है, कि मैं जो बात बोल रहा हूँ ये बात गलत है या फिर सही है, ठीक है। अगर गलत है तो फिर मुझे काउंटर करो,
ठीक है ना। आप अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एक अच्छा लीडर नहीं समझते, तो इस बात पर तो आप एग्री करते हैं कि उनकी टेन्योर में इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है ना। कभी आप जो है इंडिया की डिजिटल डेमोक्रेसी को चेक करें, ठीक है, उनके आप पोल और उनकी वोटिंग और उनकी जो मीडिया है उनकी राय चेक करें, ठीक है ना। सो दे आर क्वाइट एंटी अगेंस्ट द मुरीदी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है मतलब इंतहाई बकवास लीडर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप ये चेक करें कि उसने जो है पाकिस्तान और इंडिया को आपस में मिलाने के लिए कितनी कोशिशें की हैं, ठीक है। ही ऑलवेज यूजेस द आर्गुमेंट अगेंस्ट द पाकिस्तान। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ही इज अ गुड लीडर? ही मैं इज तो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ ना। चंद्रयान 3 उनके अच्छा, मोदी जी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, उसको सही करने की कोशिश कभी नहीं की। अच्छा, तो फिर भाई तू मुझे बता कि जब नवाज शरीफ तेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, तब नवाज शरीफ की बेटी की शादी में मोदी जी क्यों गए थे? बता क्यों गए थे? और उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया था? उड़ी और पठानकोट। और कहते हो कि मोदी जी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन को सही नहीं करना चाहते। वाह, ये जो सवाल तू पूछ रहा है ना, सवाल जाके तेरी आर्मी चीफ से जाके पूछ, ठीक है। वो बताएंगे तुझे सच कि कौन नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता या फिर पाकिस्तान नहीं चाहता, ठीक है। टेन्योर में सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने जो है सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया। आप उनका आईटी, साइंस, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। आपको नहीं लगता कि उनके टेन्योर में इंडिया ने बहुत तरक्की की है? इंडिया टेक्नोलॉजी में पहले भी आगे था। नरेंद्र मोदी के दौर से पहले भी जो लोग लीडर रहे हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। चंद्रयान 3 नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना रिसर्च किया, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करें उनकी बाकी और फील्ड्स की, तो उस समय वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी इसमें जो है ना, नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं करते हम, लेकिन ये बात तो कर सकते हैं ना कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स आप, मेरा नहीं ख्याल के स्टेबल है। उनकी पॉलिटिक्स अगर आप स्टेबल कह रही हैं तो वहाँ पे आप ये चेक करें क्या वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है उनकी। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, क्या वहाँ फ्यूडलिस्ट सिस्टम नहीं है? क्या अभी भी वहाँ पे जात पात का निज़ाम है? वहाँ पे अभी भी तालीम जो है उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। आप उनका सैनिटेशन सिस्टम देखें, वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे अच्छा, चल भाई तूने बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। चल मैं तुझे एक एक करके इसका जवाब देता हूँ। तो तूने पहले बोला कि इंडिया में कभी भी क्या मिलिट्री coup या फिर मिलिट्री इन्वेंशन नहीं हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ हमारे मुल्क में, ठीक है। और मुझे पता है कि तूने ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि तेरे मुल्क में ये सब हुआ है, तुझे ये सब देखने की आदत है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं है। तुझे आदत है कि तेरे मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डस्टबिन में देखने का, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो आर्मी है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सरहद पे रहती है, वो कभी भी हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स पे इंटरफेयर नहीं करती है। इन 76 सालों में आज तक नहीं किया, ठीक है, और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी आर्मी का माइंडसेट ऐसी नहीं है जो तेरी मुल्क की आर्मी का माइंडसेट है। दुनिया में एक कहावत है, ठीक है, कि दुनिया के हर एक मुल्क के पास अपने आर्मी होते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास एक मुल्क है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यार इसीलिए तेरे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, उसको तेरे मुल्क की आर्मी चीफ चुनता है। तेरे मुल्क की जो आर्मी चीफ है, ठीक है, वही तेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तू मुझे बता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बता, झूठ बोल रहा हूं तो। इमरान खान को किसने चुना? नवाज शरीफ को किसने चुना? भुट्टो को किसने चुना था? ठीक है, यही तेरी मुल्क की हिस्ट्री है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मुझे काउंटर करना फैक्टर प्रूफ के साथ। और उसके बाद तूने क्या बोला कि इंडिया में जात पात को लेके मतलब अभी भी भेदभाव किया जाता है। अच्छा, तो फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है उसका नाम तुझे पता है? हमारे जो प्रेसिडेंट का नाम तुझे पता है? बता। अगर नहीं पता है तो फिर शायद पाकिस्तान में गूगल तो चलता होगा, तो फिर तू गूगल में सर्च करके देख ले कि हमारी जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या है। अगर मैं बोलूंगा तो फिर लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। तो फिर तू खुद ही देख ले, ठीक है, कि हमारी जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है।
वो कौन सी माइनॉरिटी से ताल्लुकात रखती है, ठीक है। तो फिर तुझे अपने जो सवाल है उसका जवाब तुझे खुद ब खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी ओपन बाथ सिस्टम है, तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ? सही। वहाँ पे डेवलपमेंट एक्चुअली उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे जो है ना लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो लोग जो फैसिलिटेट हो रहे हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल के अकॉर्डिंग टू द, आप देखें। एक मिनट, आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप देखें ना, गरीब तबका, जीरो पॉवर्टी। क्या इंडिया की आवाम में गुर्बत नहीं है? ठीक है। मुझे जहाँ तक पता है ना, इंडिया के अंदर हर घर को 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अगर 5 बंदे हैं तो कह लें कि 5 को मल्टीप्लाई कर लें आप 25 के साथ। मुझे ये बताएं कि ये स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिया है? सर, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे आप रेफरेंस दें। आप गूगल उठा के देख लें, न्यूज आ रही है सर, न्यूज आ रही है। वो तो फेक भी हो सकती हैं। आप मुझे जो है ना कोई ऐसा रेफरेंस दें कि वाकई में जो उन लोगों को इतना मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें उनकी जो गुर्बत के हिसाब से रेशो है, वहाँ पे कई तबके ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना अनाज की किल्लत है, ठीक है ना। वो लोग जो है ना बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मोदी ने जो काम किया है ना, ठीक है वो अच्छा है, लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, तो फिर भाई तू पहले इस वीडियो को देख ले। कभी इतना ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। खाना यही कहते हैं कि बेटा भी पापा तुम्हारे आएंगे, कुछ फिर लाएंगे, फिर बना लेंगे, इसी आज पे बैठे रहते हैं। कभी ऐसे ही होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं इसी वजह से कि यार मैं घर जाऊंगा तो बच्चे कुछ खाने के लिए मांगेंगे। वो मेरे बच्चे इंतजार करते ही सो जाते हैं। हर दिन न्यूज पे यही सुन रहे होते हैं, बच्चे, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया, माँ ने ऐसे कर दिया, ये गुरबत की खातिर। हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। बच्ची है छोटी, वो मेरी रोज जिद करती है, दूध मांगती है। उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह या तो कोई वसाइल बना दे या हमें मौत दे दे। देखा, तुझे अभी पता चल रहा है ना कि कौन सी मुल्क में ज्यादा गुर्बत है, या फिर तुझे अभी भी लग रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा गुर्बत है, इंडिया में लोगों को खाना नहीं मिलता, या फिर इंडिया में लोग भूखमरी से मर रहे, ऐसा कुछ लगता है क्या तुझे? बता। तुझे ये बात पता है कि हमारे मुल्क में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने % है? हम लोग 140 करोड़ के होने के बावजूद, ठीक है, हमारे मुल्क में एक्सट्रीम पॉवर्टी 0 से 1% के करीब है। और अभी तू मुझे बता कि तेरे मुल्क में, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने % है? अगर तुझे नहीं पता है तो फिर तू गूगल में सर्च करके देख लियो कि तेरे मुल्क में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितने % है। और तू बोल रहा है कि इंडिया में लोगों को खाना नहीं मिलता, इंडिया में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ये सब यार तेरे मुल्क में होता है, ठीक है, क्योंकि यार तेरे मुल्क में 70 से 75% लोग फार्मिंग करते, फिर भी तेरे मुल्क को फूड क्राइसिस हो गया। तो फिर तू सोच, ठीक है, कि तेरे मुल्क की हालत कैसी है। जिस मुल्क में 70 से 75% लोग फार्मिंग करते हैं, उस मुल्क में यार लोग मतलब खाने के लिए तरस रहे हैं। आटे की बोरी के लिए एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा है, और तू इंडिया को ज्ञान पेल रहा है। क्योंकि जिस मुल्क में 70 से 75% लोग फार्मिंग करते हैं, फिर भी उस मुल्क को भीख मांगना पड़ता है दूसरे मुल्क के सामने कि हमें वीट दे दो, हमें टमाटर दे दो। तो फिर तू सोच कि तेरे मुल्क की हालत कैसी है, ठीक है, कि जिस मुल्क में 70 से 75% लोग फार्मिंग करते हैं, फिर भी उस मुल्क को भीख मांगना पड़ता है। इसके बारे में कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो फिर जाके कभी सोचना, उसके बाद इंडिया को बोलना कि इंडिया में लोग भूखमरी से मर रहे, इंडिया में लोगों को खाना नहीं मिलता, ठीक है ना। आप वहाँ पे देखेंगे हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे देख लेंगे वो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन वाटर, ये तमाम चीजें जो है ना किसी भी काम की नहीं चल रही। सर, अगर ऐसी सारी बातें, इतनी खामियां हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया फिर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गया?
नहीं, अब क्योंकि एक इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के अराउंड उनकी आवाम है, ठीक है। उनके पास इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके जो आप कह लें कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके पास इतना ऑलरेडी जो है ना रेवेन्यू है, तो इतना तो फर्क पड़ना था। अब इंडिया जो है दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है, तो 5वीं इकोनॉमी बन गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपका नाम? डॉक्टर जैन। डॉक्टर जैन, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं पैथोलॉजी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट से वो जीत चुके हैं और ज्यादातर मेजोरिटी उनके साथ है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, किसी भी मुल्क के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना, तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट है, उनके प्रोजेक्ट्स है, किसी भी प्रोजेक्ट को चलने के लिए ड्यूरेशन चाहिए, टाइम ड्यूरेशन चाहिए होती है। अब जैसे उनके हम बहुत सारे हम एंटी अगेंस्ट हैं, हम कहते हैं कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है, एंटी हैं। देखिए, उनके मुल्क को उसका बेनिफिट है। उन्होंने रिसेंटली अपना मार्स का चांद का जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। उनके जो डेवलपमेंट है, उनके बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी ये नहीं वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। मेरा हम पाकिस्तान में देखते तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमारे आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल अपने पूरे नहीं किए, जिसका खमियाजा हम सारे भुगत रहे होते हैं। सर, इसीलिए तो आप देखें कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट होगी। 2 टेन्योर नरेंद्र मोदी ने बड़ी कामयाबी के साथ गुजारे, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की इंडिया के में, और अब कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका होगा। और इवन के अब आपको पता होगा कि दुबई में सब COP28 चल रहा है, क्लाइमेट के हवाले से समिट चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि COP33 यानी COP28 से भी बड़ी समिट वो इंडिया में करवाएंगे 2028 में। यानी उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि अगला टेन्योर भी उन्हीं का होगा। देखिए, उनके आप अगर जितनी भी एक्सपीरियंस एक वज़ीर आज़म होता है ना, अगर आप देखें किसी वज़ीर आज़म को पता होता है कि उसने क्या कारकर्दगी दिखाई है और अगला टेन्योर वो किस हिसाब से जा रहा है, तो उनको ये चीज़ कहने में कोई परेशानी नहीं कि अगला टेन्योर उनका होगा, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिकल राइवल्स का, उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वेराज़ पाकिस्तान में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आ जाए, वेराज़ वो PPP हो, PTI हो, नून लीग हो, किसी ने भी आज तक ना अपने 5 ईयर्स का ड्यूरेशन पूरा किया, ना वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। हम ब्लिंक थे उसके डिफ़ॉल्ट के, क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इवन अगर हम ये देखें ना कि हमारा मुल्क कैसे बना है, तो उसके पीछे हम कायदे आज़म को बहुत क्रेडिट देते हैं। कायदे आज़म ने किस तरह किया था, क्योंकि उनकी पॉलिटिकली स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने एज अ पॉलिटिकली हम जो है ना स्ट्रॉन्ग थे, तो हमने अलग जो कंट्री बना लिया है, जबकि ये चीज़ ज़रूरी होती है। अब इंडिया में जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया अभी रिसेंट, बहुत जी ये हो गया वो गया, लेकिन उन्होंने अपना वर्ल्ड कप अगले 2031 तक 2 टूर्नामेंट्स उनके पास हैं, और हम एक टूर्नामेंट में रो रहे कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा। एशिया कप वैसे ही हमारे हाथ से निकल गया, चैंपियन ट्रॉफी हमारी खतरे में है, और इंडिया G20 मीटिंग करवाने के बाद अब कह रहा है कि हम COP33 अपने मुल्क में करवाएंगे 2028 में। देखिए, उन्होंने अगर वो ये कह रहे हैं ना, तो वो करवा लेंगे, क्योंकि उनकी एक आप देखें उनके मुल्क में जितनी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया ना पैसे पे चलती है और स्टेबिलिटी पे चलती है। जो मुल्क स्ट्रांग होगा ना, आप जितना मर्जी कह लें वो ये है वो दुनिया उनको सपोर्ट करेगी। अब वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे है, तो दुनिया उनको सपोर्ट करेगी। अगर वो कह रहे हैं, अगर वो करवाएंगे और उनकी प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ, और वो प्लानिंग तब होती है जब आपकी स्टेबिलिटी हो। जब आपकी स्टेबिलिटी होती है तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलती है। सर, नरेंद्र मोदी साहब के टेन्योर में इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आपको क्या लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब का तीसरा टेन्योर आ जाता है, तो इंडिया का फ्यूचर क्या होगा? इंडिया के जो डेवलपमेंट है वो हम कहाँ देखेंगे? देखिए, उनके मुल्क में देखिए उनकी कुछ चीज़ें ऑब्वियसली वो एक जो एंटी स्टेट उनकी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कोई एंटी मुस्लिम्स है या उनकी पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की होती है, वो एक चीज़ साइड पे है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कहीं ना कहीं मोदी जी को ब्लॉक ज़रूर करती है। उनकी बहुत सारी चीज़ें वो और डेवलप कर सकते थे अगर वो थोड़ा सा इस नैरेटिव से हट जाए। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें उनका पिछले टाइम से, जो इंडिया के पिछले 10-12 सालों में जो जिस तरह की डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, ऑब्वियसली हमें भी सबक सीखना चाहिए कि हम अपने मुल्क में उस तरह स्टेबिलिटी ला सकें। आगे इंडिया का फ्यूचर ये कि डेवलपमेंटल वाइज या बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट वाइज वो अच्छा फ्यूचर अगर नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू करते हैं, जो उससे लग रहा है कि उनका फ्यूचर जो है ना वो कंटिन्यू करेगा। और अब उन्हें जैसे 2018 में वो हुआ था एक वाकया, पुलवामा अटैक और ड्रामा, वो क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन पहले ही स्ट्रांग है। उस टाइम पे था कि उनकी पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी तो वो ड्रामा क्रिएट हुआ था, लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की मिली जुली राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम। दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम का राय सुना। तो दोस्तों देखो, लास्ट में जो भाई साहब बोल रहे थे कि पुलवामा का जो अटैक था, ठीक है, ये पूरे के पूरे एक ड्रामा था और इसको किया था मोदी जी ने।
तो मैं इस भाई साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये मोदी जी ने किया था तो फिर आपके फवाद चौधरी, ठीक है, जो आपके साइंस मिनिस्टर हुआ करता था इमरान खान के दौर में, ठीक है, उसने आपके पार्लियामेंट पे चिक चिक के क्यों बोला था कि ये जो पुलवामा का अटैक है, ठीक है, पूरे के पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, इमरान खान के दौर में पूरे के पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, क्यों बोला था? आपको पता है? अगर नहीं पता है तो फिर जाके पता करो, ठीक है। आपके फवाद चौधरी ने ऐसी बात बोली थी, ठीक है, और आप कह रहे हो कि इसके पीछे मोदी जी का हाथ है। आपके जो फवाद चौधरी है, आपके साइंस मिनिस्टर, ठीक है, वो एक टेररिज्म एक्टिविटी को कह रहा है कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। तो फिर सोचो कि आप लोगों की माइंडसेट कैसी है। और अभी यार तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? तुम लोग को क्या लगता है कि इंडियन पब्लिक, ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नाम की वजह से? हाँ, हम लोग यार हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या क्या काम किया है ये सब देख के, या फिर वो आगे जाके हमारे लिए क्या क्या काम करेगा, उसके पास क्या क्या प्लान है, ये सब देख के हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। और तुम लोगों को मतलब जो सिखाया गया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नाम की वजह से, ठीक है, इस गलतफहमी से तुम लोग निकलो, ठीक है ना। और इंडिया जो आज तरक्की कर रहा है, ठीक है, इसके पीछे मोदी जी का बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ट्रीब्यूट है, क्योंकि इंडिया की हर एक फील्ड में इंडिया तरक्की कर रहा है। चाहे आप स्पेस में देख लो, चाहे आप डिफेंस में देख लो, चाहे आप मतलब आईटी में देख लो, ठीक है, चाहे आप मेडिकल में देख लो, आप हर एक सेक्टर को उठा के देख लो कि इंडिया तरक्की कर रहा है। और सिर्फ ये हो रहा है कि मोदी जी की वजह से, क्योंकि इंडिया को आज सही डायरेक्शन में आगे लेके जाने वाला एक लीडर मिला है, एक अच्छी लीडरशिप मिली है, ठीक है, जिसके पास प्लान है, जिसके पास विजन है। और इसकी बदौलत, ठीक है, इंडिया आज इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। इंडिया अभी दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा है, चाइना को पीछे छोड़ के। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की मतलब विजन की वजह से, मोदी जी की प्लान की वजह से, ठीक है। और मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं तो आप लोग ये मत समझना कि मैं मोदी जी का बहुत मतलब बड़ा फैन हूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, जो बंदा अपने वादों के हिसाब से काम किया, ठीक है, हमें वो मानना चाहिए कि हाँ, बंदे ने काम किया, क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है। क्योंकि मोदी जी जिधर जाते हैं उधर उनको रेस्पेक्ट मिलता है, उधर उनको प्रोटोकॉल मिलता है। और ये जो रेस्पेक्ट, ये जो प्रोटोकॉल है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी मतलब मोदी जी के लिए नहीं है, ठीक है, ये पूरे भारत के लिए मिलता है, ठीक है, क्योंकि मोदी जी हमारे 140 करोड़ आवाम के प्राइम मिनिस्टर है। तो किसी भी जगह पे अगर मोदी जी को रेस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे 140 करोड़ आवाम को रेस्पेक्ट देना, ठीक है। और मोदी जी के मतलब दौर में, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिली है दुनिया से, और ये बात भी हमें मानना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।